सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो पर हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स, यही वीडियो पर हम लोग ये पूरा चैप्टर को इन डिटेल तरीके से अच्छे से एकदम कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो पर एकदम एंड तक बने रहिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फटाफट से हम लोग अपना जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए। तो इस वीडियो पर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ये भी तो पता होना चाहिए ना कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता क्या है। आई नो कि 99.999% स्टूडेंट को ये पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, लेकिन जो भी 0.1% स्टूडेंट को नहीं पता है, उन लोगों का दिल का तसल्ली के लिए हम बता देना चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। हम एकदम बेसिक से ले जाना चाहते हैं ताकि आगे चलकर कोई भी डाउट या फिर कन्फ्यूज़न ना बचे। तो यहाँ पर हम कॉन्स्टिट्यूशन को लिखे हैं कि ए सेट ऑफ फंडामेंटल रूल्स दैट डिफाइन हाउ अ कंट्री और स्टेट इज गवर्न। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन एक फंडामेंटल रूल्स का सेट है जिसमें ये बताया जाता है कि कोई भी कंट्री या फिर कोई भी स्टेट कैसे चलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है जिसमें ना हम लोगों का रूल्स लिखा हुआ है, लॉ लिखा हुआ है और आर्टिकल्स लिखा हुआ है, और हम लोग वही रूल्स को फॉलो करके हम लोगों का कंट्री चलता है, हम लोगों का स्टेट चलता है, पॉलिटिक्स अपना काम करते हैं, ब्यूरोक्रेट अपना काम करते हैं, और सिटीजन भी अपना काम करते हैं वही रूल्स के हिसाब से। बात आया समझ में। कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड कहाँ से डिराइव किया गया है? कॉन्स्टिट्यूअर से। कहाँ से? कॉन्स्टिट्यूअर से। और कॉन्स्टिट्यूअर का मीनिंग क्या होता है? टू सेटअप। क्या होता है? टू सेटअप। हम लोगों के बहुत सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट बोल लीजिए या फिर पॉलिटिकल लीडर्स कॉन्स्टिट्यूशन को अपने तरीके से डिस्क्राइब किए हैं, शॉर्ट तरीके से। कोई बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ द लैंड है, कोई बोलते हैं कि सुप्रीम लॉ ऑफ द स्टेट है, कोई बोलते हैं कि बेसिक लॉ ऑफ द कंट्री है, एंड सो ऑन। सबका अपना अपना तरीका है भाई, सब लोग अपने तरीके से डिफाइन किए हैं। और भी बहुत सारा है, लेकिन हम दो तीन को सिर्फ एज अ एग्जाम्पल के तौर पर लिखे हैं। अब बहुत सारे जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट बोल लीजिए या फिर पॉलिटिकल लीडर्स, वो ना कॉन्स्टिट्यूशन को अपने अंदाज से डिफाइन किए। जैसे कि हम यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन किए हैं ना अपने तरीके से, वैसे ही पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी अपने तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन किए हैं। अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन आया होगा कि यहाँ पर और यहाँ पर क्या डिफरेंस है भाई? यहाँ पर भी तो वही किया है। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्क्राइब किया गया है एज अ शॉर्ट तरीके से, और यहाँ पर ना पॉलिटिकल साइंटिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग समझा रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली में बोला किसे जाता है, उसका डिफाइन किए हैं। तो हम सिर्फ पॉलिटिकल साइंटिस्ट का नेम लिख दिए हैं। जो जो इन लोग डिफाइन किए थे ना कॉन्स्टिट्यूशन को, वो हम नहीं लिखे, क्योंकि वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है वही सारी चीज़ें हम अपना जो नोट्स है उसमें ऐड किए हैं। जो भी इम्पोर्टेंट रहेगा हम उसको स्टार मार्क कर देंगे, जो इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा एज अ सिर्फ आपको माइंड में रखना होगा वो हम बता देंगे। यहाँ पर पॉलिटिकल साइंटिस्ट का जो नेम सब है ना उसको आप लोग अपना माइंड में रखिएगा। इन लोगों का जो डेफिनेशन इन लोग दिया था वो इतना ज़रूरी नहीं है, एक बार पढ़ लीजिएगा उसी से काम हो जाएगा। तो जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे ना, पहला थे गिलक्रिस्ट, फिर गिल्टेट, वियर, वेट्स एंड फिलिप्स। ये जो जितने भी सारे यहाँ पर पॉलिटिकल साइंटिस्ट है वो अपने तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन किए थे अपने अपना सेंटेंस में। आ गया बात समझ में। अब हम लोग आते हैं फंक्शन की ओर। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ कुछ फंक्शन है जिसमें हम लोगों को ये बताया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली में हम लोगों को कहना क्या चाहता है, क्या लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो सबसे पहला जो फंक्शन है वो है बाउंड्रीज ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी। बाउंड्रीज ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी मतलब क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया गया है कि चाहे वो सिटीजन हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो कोई भी हो, सबके पास पावर है लेकिन लिमिटेशन है। अगर कोई आईएएस है या फिर आईपीएस है, उन लोगों के पास पावर है लेकिन ना लिमिटेड पावर है, कि भाई तुम्हारे पास इतना ही पावर है, तुम इस काम को इतना ही तक कर पाओगे। कोई अगर पॉलिटिक्स है तो उसके पास भी लिमिटेड पावर है, कोई अगर सिटीजन है तो उसके पास भी लिमिटेड पावर है, अनलिमिटेड पावर नहीं है। वही लिखा हुआ है बाउंड्रीज ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी। हम जितना कोशिश किए कि ये चैप्टर से ना एकदम थ्योरी को हटा ही दे, तो हम खाली शॉर्ट शॉर्ट चीज़ें लिखे हैं और आप लोगों को समझा दे रहे ताकि आप लोग भी अच्छे से समझ ले, और जो अपना नोट्स है वो भी एकदम शॉर्ट शॉर्ट तरीके से बनाए। दूसरा पॉइंट है नेचर एंड अथॉरिटी ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी। नेचर एंड अथॉरिटी ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी का मतलब क्या होता है कि जो पॉलिटिकल कम्युनिटी है ना वो हम लोगों
का किस नेचर का है और वो क्या ऑथोरिटी शो करता है। मतलब कि अगर वो किसी सिटीजन को काम करने के लिए बोल रहा है, हम लोगों का पॉलिटिकल कम्युनिटी, तो किस हक से बोल रहा है, किस लिए बोल रहा है, किस पावर से बोल रहा है, उसके पास क्या ऑथोरिटी है जो वो सिटीजन को काम करने के लिए बोल रहा है, उसके पास क्या ऐसा नेचर है, उस चीज़ के बारे में हम लोगों को बताता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा है आइडेंटिटी एंड वैल्यू ऑफ नेशनल कम्युनिटी। आइडेंटिटी एंड वैल्यू ऑफ नेशनल कम्युनिटी मतलब क्या होता है कि आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हैं उसका आइडेंटिटी क्या है, पहचान क्या है। जैसे कि हम लोग भारत से बिलोंग करते हैं, हम लोग भारतवासी है, तो फिर भारतवासी होने का क्या पहचान है, आइडेंटिटी क्या है, वैल्यू क्या है, वो चीज़ हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। फिर है फोर्थ में राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन, कि भाई सिटीजन का क्या राइट्स है, क्या उन लोगों का हक है, ड्यूटीज क्या है, उन लोगों का कर्तव्य क्या है, वो सारी चीज़ें हम लोगों को अपना कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। फिफ्थ में है स्टेबलाइज एंड रेगुलेट द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ कम्युनिटी। कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर स्टेबलाइज हो रहा है, रेगुलेट किया जा रहा है, तो कौन सा एक्ट के तहत किया जा रहा है, किस तरीके से किया जा रहा है, कैसा करना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम लोगों को अपना कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। सिक्स्थ में है डिवाइड्स पावर बिटवीन गवर्नमेंट डिफरेंट लेयर और सब स्टेट। मतलब कि पावर का शेयरिंग होना चाहिए बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। अगर पावर किसी एक के पास रहेगा, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही रहेगा, तो वो अपने तरीके से रूल बनाएगा, अपना शासन चलाएगा, मतलब कि तानाशाही वाला शासन देखने को मिलेगा। इसीलिए हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि डिवाइड्स ऑफ पावर होना चाहिए बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। फिर सेवेंथ में है ऑफिशियल रिलीजियस आइडेंटिटी। मतलब कि हम लोगों का जो कंट्री है ना, वो कंट्री तो कौन सा रिलीजियस से बिलोंग करता है। जैसे कि हम लोगों का इंडिया सेकुलर कंट्री है, तो हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन में वो झलकना चाहिए कि भाई ये सेकुलर कंट्री है, हम लोगों का इंडिया सेकुलर कंट्री है, यहाँ पर हर जाति धर्म कास्ट का मान सम्मान किया जाता है, आदर किया जाता है, इसीलिए वो एक सेकुलर कंट्री है, जो कि हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। 8 में है इट कैन कमिट स्टेट टू पर्टिकुलर सोशल इकोनॉमिक और डेवलपमेंटल गोल्स। इसका मतलब है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर स्टेबलाइज हो रहा है, तो वो पर्टिकुलरली सोशली इकोनॉमिक और डेवलपमेंटल गोल्स की ओर आगे बढ़ना चाहिए। उसको डेवलप किस तरह से करना है, किस तरह से वो डेवलप होगा, उसके लिए डेवलपमेंटल गोल्स बनाना चाहिए। आई है बात समझ में। अब हम लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर जो क्वालिटीज़ है उसके बारे में डिफाइन किया गया है। भाई हर किसी के पास क्वालिटीज़ होता है, आपके पास भी कुछ क्वालिटी होगा, मेरे पास भी कुछ क्वालिटी होगा, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो फिर उसके पास भी कुछ तो कुछ क्वालिटी होगा ना। हम लोगों के जो पॉलिटिकल लीडर्स या फिर साइंटिस्ट बोल लीजिए, वो कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ क्वालिटीज़ को बताए हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली में होना किस तरह से चाहिए। पहला है ब्रेविटी। ब्रेविटी का मतलब क्या होता है, शॉर्ट। क्या होता है, शॉर्ट। कि अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी रूल लिख रहे हैं, एक्ट लिख रहे हैं, लॉ लिख रहे हैं, तो वो एकदम शॉर्ट में लिखा जाए। ऐसा नहीं कि कोई भी एक लॉ लिख दिया और उसी के ऊपर एकदम महाभारत लिखे जा रहे हैं, मैरिड डीमेरिड प्रोविजन क्यों लिखे नहीं लिखे, ये सारे बिल्कुल नहीं लिखना है। एकदम शॉर्ट तरीके से लिखे ताकि आसानी से सबको समझ में आ जाए। ज़्यादा महाभारत नहीं लिखना है, नहीं तो फिर पता चलेगा कि हम लोगों का एक कॉन्स्टिट्यूशन का बुक ना होने के बजाय पता नहीं 5 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो 10 गो बुक हो जाएगा। तो ब्रेविटी होना चाहिए, मतलब कि शॉर्ट लिखा होना चाहिए। दूसरा है क्लैरिटी। मतलब कि कोई भी चीज़ को अगर हम लोग लिख रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, जैसे कोई एक्ट ही मान लीजिए, कोई रूल ही मान लीजिए, तो वो एकदम क्लियर कट लिखा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लिख रहे हैं तो हम ही सिर्फ समझ रहे हैं, बाकी सब को समझ में ही नहीं आ रहा है। तो वैसा नहीं, एज अ लैंग्वेज नॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ करना है ताकि दूसरों को समझ में आए कि ये लिखा क्या गया है, इसका मतलब क्या है, यही बताना चाहता है क्लियरिटी। तीसरा में है डेफिनाइटनेस। डेफिनाइटनेस का मतलब होता है कि अगर हम लोग कोई भी चीज़ को लिखे हैं ना, चाहे कोई लॉ हो, आर्टिकल हो या फिर कुछ भी हो, तो वो ना कोई एक ही मीनिंग दे रहा हो, 3 4 गो 5 गो 6 गो मीनिंग ना निकल रहा हो, एम्बिग्यूअस वर्ड ना बने। क्योंकि डेफिनाइटनेस अगर नहीं रहेगा ना कोई भी चीज़ में, तो फिर आगे चल के ना कंट्रोवर्सी होगा, जंग छिड़ेगा। तो इसीलिए अलग अलग मीनिंग नहीं निकलना चाहिए। अगर कोई भी चीज़ को, कोई भी लॉ को हम लोग लिखे हैं, तो उसका ना कोई एक डेफिनाइट मीनिंग निकलना चाहिए, अलग अलग मीनिंग नहीं निकलना चाहिए।
फोर्थ में है कॉम्प्रिहेंसिवनेस। कॉम्प्रिहेंसिवनेस का मतलब होता है कि अगर हम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना स्टार्ट किए हैं तो फिर उसको कंप्लीट भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बनाना स्टार्ट कर दिए फिर कुछ पेज छोड़ दिए उसके बाद फिर से बनाना स्टार्ट कर दिए फिर कुछ छोड़ दिए फिर बनाना स्टार्ट किए, ऐसा नहीं। अगर स्टार्ट किए हैं तो फिर कंप्लीट भी करना है। फिफ्थ में है सूटेबिलिटी। सूटेबिलिटी का मतलब ये होता है कि हम लोग ना अपना माहौल को देखकर कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन किए हैं, तो उसी तरह का कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए जिस तरह का ना माहौल उसको एडजस्ट कर सके। ऐसा नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अदर चीज़ लिख देंगे, हम लोगों को चाहिए कुछ और कुछ अदर चीज़ अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिए तो फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन का होने ना होने का मतलब ही क्या है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन माहौल के हिसाब से लिखा जाना चाहिए। जैसे कि अभी जैसे जैसे दिन जा रहा है वैसे वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में ना अमेंडमेंट होते जा रहा है। क्यों होते जा रहा है? क्योंकि समय के हिसाब से हम लोगों को देखना पड़ेगा कि हम लोगों को ज़रूरत क्या है, हम लोगों का क्या लॉ आना चाहिए, क्या हम लोगों का एक्ट आना चाहिए, ये सारी चीज़ें। इसीलिए सूटेबिलिटी होना चाहिए ताकि अपनाने में सूटेबल हो। सिक्स्थ में है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ना ही ज़्यादा रिगिड होना चाहिए ना ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। रिगिड और फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है कि हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि एकदम बदला ही ना जाए, एकदम रिगिड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए और इतना फ्लेक्सिबल भी नहीं होना चाहिए जैसे कि आसानी से बदल जाए। आज सोचे कुछ और अमेंडमेंट कर दिए, कल सुबह को सोचे नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, दूसरा कुछ डालो और अमेंडमेंट कर दिए। इतना फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए, बीच में रहना चाहिए कि ना ही ज़्यादा रिगिड हो ना ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो। अगर हम लोगों को अमेंडमेंट करना है तो कुछ प्रोसेस का फॉलो करना होगा, देन अमेंडमेंट हो जाएगा। और इतना फ्लेक्सिबल भी नहीं हो कि जल्दी से अमेंडमेंट हो जाए। आया बात समझ में? सेवेंथ में है एडेप्टेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन कुछ इस तरीके से होना चाहिए ना जिससे हम लोग ना आसानी से अडेप्ट कर सके। मतलब कि पहले के टाइम में कितना हम लोगों का छुआछूत होता था, छुआछूत का मतलब बीमारी वो फैला हुआ था, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया राइट टू इक्वलिटी। समय के हिसाब से डाला गया कि भाई ये ज़रूरत है, ये लोगों के मन से तन से हटना चाहिए, ये छुआछूत का बीमारी। तो उसी तरह समय के हिसाब से अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया ना तो उसको आसानी से लोग अडेप्ट कर पाएंगे। इसीलिए एक अडेप्टेबिलिटी होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन माहौल के हिसाब से डिज़ाइन किया जाना चाहिए। आया समझ में? अब हम लोग आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का क्लासिफिकेशन में। टोटल हम लोग 5 क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। उसमें से जो पहला क्लासिफिकेशन है वो है इवॉल्व एंड इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। अब इवॉल्व और इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, देखिए ध्यान से समझिए। इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि स्लो एंड ग्रेजुअल इवोल्यूशनरी प्रोसेस, ऑल्सो नोन एज कम्युलेटिव कॉन्स्टिट्यूशन। इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन को कम्युलेटिव कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, लेकिन इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, स्लो एंड ग्रेजुअल इवोल्यूशन, मतलब कि धीरे धीरे बनना। धीरे धीरे कोई भी चीज़ बनता है ना तो इसको इवॉल्व बोला जाता है। मतलब कि जैसे कि ब्रिटिश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, यहाँ पर हम एग्जाम्पल लिखे हैं, ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों का इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जैसा नहीं बना है। वो ना मतलब थोड़ा थोड़ा करके बना है कि देश को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, तो कोई भी पॉलिटिकल लीडर आए, उन लोगों का मन में जो आया कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड लिखने का वो लोग लिख दिए, फिर वो लोग चले गए। फिर बाद में कुछ समय बाद आए पॉलिटिकल लीडर्स, वो लोगों के माइंड में कुछ आया तो वो लोग लिख दिए, फिर चले गए। ऐसा कर करके धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है। अब धीरे धीरे करके बन रहा है तो जाहिर सी बात है उसको इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन ही बोलेंगे। ना ही ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कोई भी पार्लियामेंट में मीटिंग हुआ, ना ही पार्लियामेंट में बैठक हुआ कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। जैसा पॉलिटिकल आते गए वैसा धीरे धीरे करके वो लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन में रूल लॉ एक्ट वगैरह लिखते गए, धीरे धीरे ग्रेजुअल स्लो प्रोसेस में। दैट इज कॉल्ड, इसे इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। और जो ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो एक इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, उसको ना धीरे धीरे ग्रेजुअल प्रोसेस से लिखा गया है। तो ये पेज हम लोगों का कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं अपना नेक्स्ट पेज की ओर। तो इससे पहले वाले पेज में हम लोग इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़े थे, जो कि हम लोगों का पहला क्लासिफिकेशन में आता था, इवॉल्व एंड इनेक्टेड। तो इवॉल्व वाला तो हम लोग पढ़ लिए, अब यहाँ पर हम लोग इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। फॉर्मल एंड डेलिबरेटली क्रिएटेड, मतलब कि इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक
पार्लियामेंट में मीटिंग बिठाया गया। उन वहाँ पर सोचा गया कि भाई हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है देश चलाने के लिए। वहाँ पर मीटिंग बिठाया गया, एक ही बार पॉलिटिकल साइंटिस्ट, पॉलिटिकल लीडर्स वगैरह बैठे, वो लोग सोचे कि नहीं हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। तो वो लोग एक बार जो बनाना स्टार्ट किए ना, तो जब तक कंप्लीट नहीं किए तब तक वो लोग चैन का सांस नहीं लिए थे। मतलब कि एक ही बार में बैठ लिए हैं, उसके बाद फिर वो लोग बनाते गए बनाते गए बनाते गए, जब तक कंप्लीट नहीं हुआ, चाहे 2 साल लगे, 3 साल लगे, 4 साल लगे, लेकिन वो लोग एकदम कंप्लीट करके ही माने। दैट इज कॉल्ड इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। और इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो एक इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है। हम लोगों का जब देश आज़ाद हुआ था ना, तब हम लोगों के जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे वो लोग पार्लियामेंट में बैठक किए थे, मीटिंग किए थे, किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। और वो लोग एक ही बारी कॉन्स्टिट्यूशन का बनाने का सोचे और कॉन्स्टिट्यूशन बना के ही वो लोग चैन का सांस लिए थे। इसीलिए हम लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसको इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। आ रहा है बात समझ में? अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में, जो कि है रिटेन एंड अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर आप लोग कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा कि रिटेन मतलब हाथ से लिखा हुआ और अनरिटेन मतलब सिर्फ मशीन में घुसा कर कॉपी पेस्ट कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन को ना आप लोग इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट कीजिएगा, एकदम सेम टू सेम उसी तरह ही है। देखिए, रूल्स एंड लॉज रिटेन डाउन अ सिंगल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ऑल्सो नोन एज डॉक्यूमेंट्री एंड क्वान्टिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब है कि रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है ना, वो पार्लियामेंट में एक बैठक करके सब लोग सोच कर एक ही बारी बनाते गए और जब तक कंप्लीट नहीं हुआ ना, तब तक वो लोग चैन का सांस नहीं लिए थे। सिंगल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है, एक सिंगल डॉक्यूमेंट होता है, और इसको डॉक्यूमेंट्री और कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। जैसे कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, अभी हम लोग देखें कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन भी है, वही सारी चीज़ें इसमें भी अप्लाई होगा कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्टेड भी है और रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन भी है। क्योंकि यहाँ पर हम लोगों के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे ना, वो लोग ना सोचे थे, पार्लियामेंट में बैठक हुआ, मीटिंग हुआ, फिर वहाँ पर बनाते गए और जब तक कंप्लीट नहीं हुआ तब तक चैन का सांस नहीं लिए थे। दैट इज कॉल्ड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि इंडिया का, यूएसए का, कनाडा का, जापान का, फ्रांस का, यहाँ पर ये सब ना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। यहाँ पर पार्लियामेंट में बैठक हुआ, मीटिंग हुआ, देन उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनाना स्टार्ट हुआ। आ रहा है बात समझ में? अब हम लोग आते हैं अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन में ये होता है ना कि रूल एंड लॉज आर नॉट कलेक्टेड इन वन बुक, ऑल्सो नोन एज नॉन डॉक्यूमेंट्री एंड अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि अभी हम इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन में कैसा बताएं कि कुछ पॉलिटिकल लीडर्स आए, उन लोगों का माइंड में कुछ आया कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, लिख दिए, फिर वो लोग चले गए, फिर दूसरा कोई आए, लिख दिए, चले गए। तो इसीलिए यहाँ पर ना वन बुक में कलेक्ट नहीं रहता है, अलग अलग चिट्ठा पे लिख दिए हैं, चले गए, अलग अलग चिट्ठा पे लिख दिए हैं, चलेगा, और उसको ना एक जगह सिर्फ कलेक्ट करके रख दिया गया है। इसीलिए इसको ना अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। एक ही बार में वो लोग नहीं लिखे हैं, कुछ पॉलिटिक्स आए लिखे गए, आए लिखे गए, ऐसा कर करके, मतलब धीरे धीरे उन लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो बना है और बनाया गया है। दैट इज कॉल्ड अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि यूके का, न्यूजीलैंड का, इसराइल का, इस सब का अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है। आया बात समझ में? अब हम लोग आते हैं रिगिड एंड फ्लैक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि क्लासिफिकेशन गिवन बाय लॉर्ड जेम्स बाइट। ये जो रिगिड और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इसको क्लासिफाई किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड जेम्स बाइट। स्टार मार्क कर दीजिए, क्योंकि ना इससे क्वेश्चन आता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका नाम ठोको। तो अब हम लोग आते हैं थर्ड क्लासिफिकेशन में, रिगिड एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या होता है भाई? तो सबसे पहले हम लोग रिगिड कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं। ए स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन दैट कैन नॉट बी अमेंडेड इजली। मतलब कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो कि ना इतना कठिन, इतना जटिल प्रोसेस है कि उसको ना हम लोग चेंज कर ही नहीं पाएंगे। अगर लॉ उसमें कुछ लिख दिया ना और बाद में अगर चेंज करने का कोशिश करेंगे तो इतना जटिल प्रोसेस है कि उसको चेंज करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और जो यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो रिगिड कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन किसे बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन दैट कैन बी अमेंडेड इजिली, ऑल्सो नोन एज इलास्टिक कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो कि ना एकदम आसान तरीके से चेंज हो जाएगा, अमेंडमेंट हो जाएगा। अगर आज हमको कुछ लगा कि नहीं ये लॉ तो होना चाहिए, तो आज हम अमेंडमेंट करके लिख देंगे। अगर हमको लगा कि नहीं ये लॉ तो ठीक नहीं है,
कल हम सोच के उठे, उसके बाद लगा कि ये अमेंडमेंट होना चाहिए, तो तब भी हो जाएगा। इतना इलास्टिक है, इतना फ्लेक्सिबल है, उसी को बोलते हैं फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि यूके का, न्यूजीलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। क्यों? क्योंकि इसमें ना आसानी तरीके से ना अमेंडमेंट हो जाता है। अगर हम लोग अपना इंडिया का बात करें तो कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबल है कि रिगिड है, तो देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नाइदर रिगिड नॉर फ्लेक्सिबल बट ए सिंथेसिस ऑफ बोथ। मतलब कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो ना ही रिगिड है ना ही फ्लेक्सिबल है, वो दोनों का मिक्सअप है। मतलब कि अगर हम लोग कोई भी चीज़ अमेंडमेंट करना चाहें अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो अमेंडमेंट हो जाएगा, लेकिन इतना आसान तरीके से नहीं होगा। कुछ प्रोसेस का हम लोगों को पालन करना पड़ेगा, कुछ प्रोसेस करेंगे, पालन करेंगे, देन उसके बाद हम लोग उसमें अमेंड कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हम लोगों का जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो ना ही रिगिड है ना ही फ्लेक्सिबल है, वो सिंथेसिस ऑफ बोथ है। क्योंकि हम लोग अमेंडमेंट भी कर सकते हैं और इतना फ्लेक्सिबल है भी नहीं है जो कि हम लोग आसानी से अमेंडमेंट कर दें। आया समझ में? अब हम लोग आते हैं फेडरल एंड यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई फेडरल एंड यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन नेशनल एंड रीजनल गवर्नमेंट। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट टू द लोकल गवर्नमेंट। शेयरिंग ऑफ पावर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी एक के पास पावर रहेगा तो वो तानाशाही वाला देश बन जाएगा। तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में यही बताता है कि शेयरिंग ऑफ पावर होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल में यूएसए का, स्विट्जरलैंड का, ऑस्ट्रेलिया का, कनाडा का, रसिया का, ब्राज़ील का, इस सब का ना फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। ये सबको याद रखिएगा, एग्जाम्पल्स अभी सब ना एमसीक्यू में पूछा जाता है। और वही अगर हम लोग बात करें यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन का, तो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन में जस्ट इसका ऑपोजिट देखा जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल द होल कंट्री, नॉट शेयर पावर बिटवीन स्टेट एंड लोकल बॉडीज। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही पूरा पावर रहेगा, वो लोग लोकल गवर्नमेंट को कुछ पूछेगा भी नहीं, स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पूछेगा भी नहीं। कोई भी लॉ लाना है, कोई भी रूल अगर बनाना है तो खुद से ही बनाएगा, खुद से ही सब कुछ करेगा, खुद से ही हैंडल करेगा पूरा देश को। दैट इज कॉल्ड यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। उसका एग्जाम्पल में आता है यूके, फ्रांस, जापान, चाइना, इटली, नॉर्वे और भी बहुत सारे कंट्री हैं, लेकिन यहाँ पर इतना ही दिया हुआ है। तो ये पेज भी हम लोगों का कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं अपना नेक्स्ट पेज की ओर। तो हम लोग फेडरल और यूनिटरी दोनों कॉन्स्टिट्यूशन को देख लिए। अब हम लोगों का माइंड में क्वेश्चन आएगा कि भाई हम लोगों का इंडिया का कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है, फेडरल है या फिर यूनिटरी है। तो यहाँ पर इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो कंटेन करता है बोथ दी फेडरल एंड यूनिटरी प्रोविजन। मतलब कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो ना ही फेडरल है ना ही यूनिटरी है, वो दोनों प्रोविजन को मिक्सअप करता है। इट इज़ अ क्वासी फेडरल। हम लोगों का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो क्वासी फेडरल है, आधा फेडरल है आधा यूनिटरी है, जो कि डिस्क्राइब किया था केसी वियर ने। किसने? केसी वियर ने ये बोला था कि हम लोगों का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो क्वासी फेडरल है। क्वासी फेडरल का मतलब साफ साफ मीनिंग यही होता है कि भाई हम लोगों का इंडिया में फेडरल सिस्टम भी है और यूनिटरी सिस्टम भी है। एज अ नॉर्मल डे पर फेडरल सिस्टम अपनाया जाता है, लोकल गवर्नमेंट के पास भी पावर रहता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर रहता है। लेकिन अगर कोई नेशनल इमरजेंसी आ जाए, जैसे कि कोरोना में ही आप लोग देख लीजिए, कोरोना में हर किसी को घर में बंद करके रख दिया था। क्यों? क्योंकि बाहर निकलेगा कोरोना फैलेगा, इसमें सारा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ गया था। तो जाहिर सी बात है भाई, अगर नेशनल इमरजेंसी आया तो यूनिटरी गवर्नमेंट बन जाती है, और अगर नॉर्मल डे चला तो फेडरल वाला कॉन्स्टिट्यूशन अपना लेती है। तो हम लोगों का जो इंडिया है ना वो दोनों फेडरल प्लस यूनिटरी दोनों प्रोविजन को फॉलो करती है। आया बात समझ में? अब हम लोग आते हैं फिफ्थ क्लासिफिकेशन में। ये हम लोगों का लास्ट क्लासिफिकेशन है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा। तो फिफ्थ क्लासिफिकेशन में है प्रोसीड्यूरल एंड प्रिस्क्रिप्टिव कॉन्स्टिट्यूशन। कि भाई प्रोसीड्यूरल कॉन्स्टिट्यूशन किसे बोला जाता है, प्रिस्क्रिप्टिव कॉन्स्टिट्यूशन किसे बोला जाता है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये जो प्रोसीड्यूरल और प्रिस्क्रिप्टिव कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो आइडेंटिफाइड किया था इलॉयड बुलमन ने। किसने? इलॉयड बुलमन ने। हम यहाँ पर जितने भी सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट का नाम बताते जा रहे हैं, ये नेम सब इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ना इससे क्वेश्चन पूछा जाता है और एग्जाम्पल में भी ये जो सारी चीज़ें हम बता रहे हैं ना वो भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है, इसीलिए ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्रोसीड्यूरल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। भाई
प्रोसीड्यूरल कॉन्स्टिट्यूशन किसे बोला जाता है? तो यहाँ पर हम लिखे हाउ द गवर्नमेंट शुड रन विदाउट गिविंग टू मैनी मोरल गाइडलाइंस और सोशल गोल्स। मतलब कि हम लोगों का गवर्नमेंट को किस तरह से काम करना है, किस तरह से अपने देश को चलाना है, किस तरह से काम का तरीका होता है, किस तरह से उन लोगों को काम करना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम लोगों को प्रोसीड्यूरल कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। और प्रिस्क्रिप्टिव कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? इट नॉट ओनली एक्सप्लेन हाउ टू गवर्न बट ऑल्सो टेल्स व्हाट वैल्यूज एंड गोल्स द नेशन मस्ट अचीव। मतलब कि प्रिस्क्रिप्टिव कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोगों को सिर्फ यही नहीं बताता है कि गवर्नमेंट का क्या काम करने का तरीका है, किस तरह से काम करेगी, साथ ही साथ ये भी बताता है कि हम लोगों का वैल्यूज, गोल्स, नेशन का अचीवमेंट क्या क्या है। आ रहा है बात समझ में? कि हम लोगों का जो नेशन का अचीवमेंट क्या है, गोल्स क्या है, उन लोगों का वैल्यूज क्या है, वो सारी भी चीज़ें एक्सप्लेन करती है प्रिस्क्रिप्टिव कॉन्स्टिट्यूशन में। और प्रोसीड्यूरल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या एक्सप्लेन करती है कि भाई गवर्नमेंट का काम करने का तरीका किस तरह से है, किस तरीके से वो गवर्नमेंट काम करेगी, ये सारी चीज़ें। आ रहा है समझ में? अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। उसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है। तो यहाँ पर हम लिखे हैं लिमिटेशन ऑफ गवर्नमेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशनल में लिखे हैं गवर्नमेंट अंडर ए कॉन्स्टिट्यूशन। लिमिटेशन ऑफ गवर्नमेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट को कोई भी पावर मिल रहा है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से ही मिल रहा है। गवर्नमेंट अगर कोई भी अपना पावर से कुछ भी गलत काम करती है ना, तो उसके ऊपर भी एक कॉन्स्टिट्यूशन है जो गवर्नमेंट का पावर को रोक लगाती है। गवर्नमेंट के पास भी अगर पावर है ना, तो लिमिटेड पावर ही है, अनलिमिटेड पावर नहीं है। अगर गवर्नमेंट कोई भी काम गलत करती है ना, तो उसको सजा दिया जाएगा। किसके अकॉर्डिंग? कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। क्योंकि गवर्नमेंट का पावर के ऊपर भी एक पावर है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। उसी चीज़ को यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहा गया है। क्या कहा गया है? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। इसको अगर हिंदी में समझे ना, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब होता है संविधान, और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मतलब होता है संविधानवाद। संविधानवाद। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट अंडर है कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे होता है गवर्नमेंट, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। सबसे ऊपर कौन रहता है? कॉन्स्टिट्यूशन रहता है। उसके बाद बाकी सब लोग, जनता जनार्दन, गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स, ब्यूरोक्रेट्स, बाकी सब लोग आता है। अब री कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का कुछ मीनिंग समझाया गया है। 4 को पॉइंट है, चारों पॉइंट को एकदम अच्छे तरीके से इन डिटेल तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है ना, वो है एक कंट्री विथ अ डिक्टेटरशिप। मतलब कि अगर किसी कंट्री के पास कॉन्स्टिट्यूशन है, ये ज़रूरी नहीं है कि उस कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी हो। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में तो हम लोग लिख देते हैं कि भाई इस तरह का डेमोक्रेटिक कंट्री रहेगा, उस तरह का रूल रेगुलेशन रहेगा। लेकिन अगर कोई तानाशाही वाला अगर कैंडिडेट आ गया सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं देखने को पाएगा। जैसे नॉर्थ कोरिया में क्या कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है। वहाँ पर जनता का शासन नहीं चलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का सब कुछ शासन चलता है, डिक्टेटरशिप चलता है कि नहीं हम जो बोलेंगे वही करना होगा। हम अगर बाल इस तरह से कटाए हैं तो तुम लोगों को भी उस तरह से बाल कटाना होगा। वो होता है डिक्टेटरशिप। अगर किसी कंट्री के पास कॉन्स्टिट्यूशन है, जरूरी नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी उस कंट्री में हो। वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है, एक कंट्री विथ डिक्टेटरशिप। अगर तानाशाही वाला देश है तो फिर नहीं होगा। सेकंड में है नीड पावर गवर्नमेंट बट लिमिटेड। देखिए ये जितना भी सारा हम पॉइंट लिखे हैं ना, ये बहुत ही बड़ा बड़ा बुक में दिया था, लेकिन हम जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ना, वही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखे हैं एज अ की पॉइंट के हिसाब से। यहाँ पर हम लिखे हैं नीड पावर गवर्नमेंट बट लिमिटेड। मतलब कि गवर्नमेंट को पावर का ज़रूरत है देश को चलाने के लिए, स्टेट को चलाने के लिए, लेकिन लिमिटेड पावर ही है। ऐसा नहीं है कि उसको एकदम अनलिमिटेड पावर दे दिए हैं। सबसे ऊपर में क्या है? संविधान है, उसके नीचे ही सब कुछ आता है। तो गवर्नमेंट को पावर की ज़रूरत है, लेकिन लिमिटेड पावर उसको दिया गया है, अनलिमिटेड पावर नहीं दिया गया है। थर्ड में है लिमिटेड गवर्नमेंट एंड रूल ऑफ लॉ, कि कहीं पर भी अगर हम लोग कुछ भी चीज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर लिमिटेड गवर्नमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर एक चीज़ के लिए हम लोग गवर्नमेंट को ही घुसेड़ दे रहे हैं उस चीज़ में कि नहीं गवर्नमेंट करेगी, नहीं। और रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, ना कि लॉ ऑफ रूल।
लॉ में जो भी कुछ रूल लिखा हुआ है उसी के हिसाब से रूल बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरा आज ये रूल लागू करने का मन कर रहा है तो लॉ के अगर अगेंस्ट में है तो फिर हम लोग नहीं लागू कर पाएंगे, क्योंकि रूल ऑफ लॉ है ना कि लॉ ऑफ रूल है। तो ये सारी चीज़ें भी हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट में आता है। फोर्थ में है रियल जस्टिफिकेशन, लिमिटेड गवर्नमेंट एंड दोज रिक्वायरिंग दोज हु गवर्न कन्फर्म टू लॉ एंड रूल्स। मतलब रियल जस्टिफिकेशन होना चाहिए। कोई भी अगर एक्ट आता है, किसी भी चीज़ से, किसी भी लॉ से, अगर कोई भी चीज़, रियल जस्टिफिकेशन होना चाहिए एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के हिसाब से कि भाई हम इसमें संतुष्ट हैं कि नहीं है। लिमिटेड गवर्नमेंट होना चाहिए, दोज रिक्वायरिंग दोज हु गवर्न कन्फर्म टू लॉ एंड रूल्स। आया बात समझ में। अब इसके बाद आता है डेफिनेशन, मतलब कि जैसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़े थे ना कि कुछ पॉलिटिकल लीडर्स, कुछ या फिर पॉलिटिकल साइंटिस्ट बोल लीजिए, वो लोग आए अपने अंदाज में कुछ कुछ कॉन्स्टिट्यूशन का डेफिनेशन दिए, डिफाइन किए कॉन्स्टिट्यूशन को। उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को और भी बहुत पॉलिटिकल साइंटिस्ट आए जो कि अपने अंदाज में डिफाइन किए हैं। जैसे फेडरिक आए थे, वो डिफाइन किए हैं। रॉन आए थे, वो डिफाइन किए हैं। वियर आए थे, वो डिफाइन किए। ये बीमा आए थे, ये डिफाइन किए थे। तो जो जो डिफाइन किए हैं अपने अंदाज में, वो लोग आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ऐसा अगर आप लोगों को इम्पोर्टेंट लग रहा है तो फिर आप लोग पढ़ सकते हैं एज अ नॉलेज के लिए। उसके बाद आता है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या क्या होता है भाई, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। देखिए, पहले हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मीनिंग समझे, पहला में। दूसरा में हम लोग डेफिनेशन को देखें कि कौन कौन पॉलिटिकल साइंटिस्ट आए थे और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का डेफिनेशन दिए। और तीसरा में अब हम लोग एलिमेंट को समझेंगे कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का एलिमेंट्स क्या क्या है। तो एलिमेंट्स को कौन आइडेंटिफाइड किया था? लुइस हैकिंग ने। कौन? लुइस हैकिंग ने। जो पहला एलिमेंट है वो है पॉपुलर सोवर्निटी। पॉपुलर सोवर्निटी का मतलब क्या होता है? सोवरेन कंट्री तो आप लोग सुने ही होंगे। सोवरेन कंट्री का मतलब क्या होता है कि भाई हम लोग ना किसी अदर कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। हम लोग अपना कंट्री को खुद से ही चलाते हैं, खुद का रूल बनाते हैं, खुद का रूल लागू करते हैं। दैट इज कॉल्ड सोवरेन कंट्री, मतलब कि सेल्फ डिपेंडेंट होना। हम लोग कोई भी रूल को बनाने से पहले किसी अदर कंट्री से नहीं पूछते हैं कि भाई हम लोग ये रूल बना रहे हैं, ये लागू कर रहे हैं। दूसरा किसी कंट्री का हमारे कंट्री में कोई भी हक नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड पॉपुलर सोवर्निटी। सोवरेन कंट्री समझ लीजिए। दूसरा है रूल ऑफ लॉ, मतलब कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए कि लॉ में जो भी सारे रूल लिखा हुआ है, एक्ट लिखा हुआ है, आर्टिकल्स लिखा हुआ है, वैसी के आधार पर रूल बनना चाहिए। ना कि हम लोगों का आज ये रूल फॉलो करना है तो ये रूल घुसा दिए हैं लॉ के हिसाब से, वो लॉ के अगेंस्ट में हो जाएगा। तो वो ऐसा नहीं करना है। रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, जिस तरह से लॉ लिखा हुआ है उस हिसाब से रूल होना चाहिए। तीसरा है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो आप लोग जानते ही हैं, जनता का शासन। जनता अगर चाहेगी, जो सरकार चाहेगी वही सरकार लाएगी। अगर जनता चाहती है कि नहीं हमको ये सरकार चाहिए तो वो सरकार बना सकती है। मोनार्की वाला सिस्टम नहीं है, तानाशाही वाला सिस्टम नहीं है कि नहीं यही होगा वही होगा। जनता का शासन है इसमें, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होना चाहिए। फोर्थ में है सेपरेशन ऑफ पावर। अभी हम आप लोगों को समझाएं कि सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है। डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट टू लोकल गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ पावर है तो लोकल गवर्नमेंट के पास भी कुछ पावर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही पावर लेके बैठी है और वही पूरा अपना डंडा चला रही है, वही सारे रूल बना रही है, नहीं तो फिर तानाशाही वाला देश हो जाएगा, है ना। उसके बाद है फिफ्थ में इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब होता है कि हम लोगों का जुडिशरी एकदम स्वतंत्र रहना चाहिए। उस जुडिशरी को अगर कोई एक्शन लेना है तो वो किसी से ना पूछे, जो सही है, जो लॉ में लिखा हुआ है, जो एकदम करेक्ट है, उसी चीज़ को एकदम बिना डरे हिचकिचाहे बताए, वही चीज़ होता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अगर कोई भी एक्शन लेना है तो उसको ना ही किसी पॉलिटिक्स से, ना ही किसी सिटीजन से, ना ही किसी ब्यूरोक्रेट से पूछना पड़े। बस यही चीज़ इंडिपेंडेंट जुडिशरी बोला जाता है। सिविलियन कंट्रोल ऑफ द मिलिट्री। सिविलियन कंट्रोल ऑफ द मिलिट्री का मतलब होता है कि मिलिट्री में जो भी सारे रूल रेगुलेशन होता है ना, वो सिविलियन कंट्रोल करते हैं। मतलब कि मिलिट्री में जो भी सारे रूल वगैरह होता है ना, वो ना पार्लियामेंट या फिर पीएम ही बनाती है। सेवेंथ में है पुलिस गवर्न बाय लॉ एंड जुडिशरी कंट्रोल।
कानून के हिसाब से ही पुलिस अपना काम करती है और जुडिशरी उस चीज़ को कंट्रोल करती है कि किस तरह से वो लोग काम कर रही है, कहीं गलत तो नहीं कर रही है। ये सारी चीज़ें 8 में है रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल राइट। यहाँ पर साफ साफ पढ़ने से ही समझ में आ जा रहा है कि इंडिविजुअल का जो मौलिक अधिकार है उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए। आ गया बात समझ में। तो ये पूरा हम लोगों का जो चैप्टर होता है ये होता है हम लोगों का कंप्लीट। तो अभी ये चैप्टर किस तरह से लगा नहीं लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताइएगा। और अगर आप लोग नोट्स वगैरह नहीं बनाए हैं तो ये नोट्स को आप लोग कॉपी कर सकते हैं। एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।